वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, डॉक्टर बीरेन जीएस फैकल्टी। आज हम लोग एक ऐसे विषय वस्तु पर बात करने वाले हैं जो पिछले कई दिनों से हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे और पढ़ रहे थे, और वो टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम लोग विभिन्न कॉन्सेप्ट को देखा। तो आज हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि नेशनल इनकम के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, उस कॉन्सेप्ट को एक इक्वेशन बेस्ड हम लोग पढ़ें, ताकि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर इक्वेशन से कोई सवाल पूछा जाता है तो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेशनल इनकम के सबसे पहले इक्वेशन को, जिसको हम लोग या y बराबर सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम को डिफाइन करते हैं। यह नेशनल इनकम है। ये क्या है? एनआई है। इसको एनआई कहते हैं। यहाँ y बराबर नेशनल इनकम, c बराबर टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, i बराबर टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, g बराबर यहाँ g छूट गया है, प्लस g बराबर टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और प्लस x माइनस m है, जहां x टोटल रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट और m जो है टोटल पेमेंट ऑफ इंपोर्ट। और x माइनस m को हम यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट से तुलना कर सकते हैं, अर्थात विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय होता है वो। तो नेशनल इनकम का यह इक्वेशन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम में कुछ भी अल्टरनेट करके दिया जा सकता है। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है जीडीपी। जीडीपी बराबर, जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जीडीपी का इक्वेशन क्या होता है। तो जीडीपी का सिंपल इक्वेशन होता है P इंटू क्यू प्लस P इंटू एस। यहाँ जीडीपी का ये कॉन्सेप्ट है। जीडीपी में P जो है पर यूनिट प्राइस को दिखाता है, जो टोटल गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन फाइनल रूप में होता है, उसमें P को यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं पर यूनिट प्राइस, जो मॉनेटरी वैल्यू में होता है। Q यहाँ पर टोटल गुड्स का क्वांटिटी है, जो एक साल में फाइनल प्रोडक्ट होता है। और S जो है फिर यहाँ पर यूनिट प्राइस है, लेकिन यहाँ पर जो S है वह पर यूनिट प्राइस वैसे प्रोडक्ट का जो सर्विस के रूप में है। तो S बराबर टोटल सर्विस प्रोडक्शन, Q बराबर टोटल गुड्स प्रोडक्शन, और P दोनों जगह पर जो है वह पर यूनिट प्राइस है। ये हमारा जीडीपी में है। आपको पता है, याद होगा, जीडीपी में वैसे विदेशी कंपनियों के द्वारा अर्जित आय को शामिल कर लिया जाता है जो देश के डोमेस्टिक बाउंड्री में शामिल होता है, लेकिन वैसे भारतीय कंपनियों के द्वारा अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाता है जो विदेशों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो जीडीपी है एक डोमेस्टिक बाउंड्री के टोटल फाइनल प्रोडक्ट का मौद्रिक मूल्य को बताता है। ठीक है। इसके बाद का कॉन्सेप्ट है एनडीपी है। एनडीपी, तो एनडीपी बराबर क्या होता है? जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो हमारा जीडीपी आया है एक साल का, उसमें डिप्रेशन चार्जेज को क्या करते हैं? घटा देते हैं। डिप्रेशन चार्जेज को अगर घटा देते हैं, वो हमारा बच जाता है एनडीपी। एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रेशन चार्जेज। डिप्रेशन चार्जेज ऐसा चार्ज होता है जो फिक्स्ड कॉस्ट का पर ईयर उसके प्रोडक्टिविटी में होने वाले कमी को बताता है, घिसावट व्यय। अगर जीडीपी दो मूल्य पर निकाला गया, एक नॉमिनल और एक रियल, तो नॉमिनल अगर निकाला जाएगा तो एनडीपी भी नॉमिनल होगा, और अगर रियल जीडीपी निकाला जाएगा तो यहाँ पर एनडीपी भी रियल होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, धारणा आता है जीएनपी का। जीएनपी बराबर क्या होता है? यहाँ पर जीडीपी और
प्लस कर देते हैं x माइनस एम को, x माइनस एम को याद रखिएगा। इस इक्वेशन में यहाँ प्लस होगा। यहाँ पर जीडीपी हम लोग पता कर लिए हैं, जिसमें हमने बताया आपको अभी तुरंत कि वैसे भारतीय और भारतीय कंपनियों के द्वारा अर्जित आय शामिल कर लिए जाते हैं जो डोमेस्टिक बाउंड्री में होता है, लेकिन वैसे भारतीय और भारतीय कंपनियों के द्वारा अर्जित आय को नहीं शामिल किया जाता है जो विदेशों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो विदेशों से भारतीय और भारतीय कंपनियों के द्वारा अर्जित आय शामिल होता है उसको हम अंदर जो C प्लस I प्लस G है उसमें रख लेते हैं, और जो वैसे विदेशी और विदेशी कंपनियों के द्वारा अर्जित आय जो होता है जो डोमेस्टिक बाउंड्री में शामिल होता है उसको हम निकाल देते हैं, जो नेट एक्सपोर्ट के बराबर होता है। यानी कि x माइनस एम जो है यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट है, शुद्ध निर्यात है। नेक्स्ट आता है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये बराबर क्या होता है GNP और माइनस होता है यहाँ पर फिर वही डिप्रेशिएशन चार्जेज। डिप्रेशिएशन चार्जेज यहाँ पर अगर हमारा GNP निकल गया है तो उसमें से GNP में शामिल जो फिक्स्ड कॉस्ट का डिप्रेशन चार्जेज है उसको अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा NNP निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि कहा जाता है NNP अगर FC पर निकाला जाता है, NNP अगर FC पर निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट पर, ये बराबर होता है NI का। यहाँ पर एक और फॉर्मूला हमारा बन जाता है NNP एट FC बराबर नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर NNP अगर मार्केट प्राइस पर नॉमिनल प्राइस पर निकाला जाता है तो उसमें क्या करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड कर दिया जाता है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर NNP एट FC हुआ NI, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा NNP एट MP बराबर NNP एट FC और प्लस क्या हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। तो ये एक अलग फॉर्मूला हो जाता है, इसका भी बराबर NI होता है NI। ठीक है, तो दो मूल्य पर हम NNP निकालते हैं। अगर NNP निकल गया तो हमारा PCI आसानी से निकल जाता है। PCI पर कैपिटा इनकम होता है। इसमें क्या होता है जो NNP एट FC है जो बराबर NI के बराबर है, इसमें हम उस साल के पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देते हैं, पॉपुलेशन से जो डिवाइड किया यही हमारा निकल गया है PCI। PCI एक एवरेज इनकम होता है जो पूरे देश में इक्वल होता है, इसमें किसी को न कम न किसी को ज्यादा। यही देश के रियल डेवलपमेंट का पैमाना होता है, इसी के आधार पर डेवलपमेंट को मापते हैं। इसके बाद आता है प्राइवेट इनकम। तो प्राइवेट इनकम बराबर क्या होता है, प्राइवेट इनकम अर्थात वैध तरीकों से जो किसी एक साल में जो प्राप्त इनकम होता है उसी को हम प्राइवेट इनकम कहते हैं। अर्थात प्राइवेट इनकम में हम लोग क्या क्या जोड़ते हैं, तो NNP एट FC जोड़ते हैं। NNP एट FC जो हमारा नेशनल इनकम होता है। इसके अलावा क्या होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं प्राइवेट इनकम में हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें नेट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक डेब्ट, ठीक है ना, इसको हम लोग घटा देते हैं। ट्रांसफर पेमेंट प्लस क्या करते हैं ट्रांसफर पेमेंट को जोड़ देते हैं। उसके बाद एक और चीज जोड़ते हैं जिसको इंटरेस्ट होता है पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक डेब्ट, जो डेब्ट होता है जो ऋण होता है उसको जोड़ देते हैं। उसके अलावा जो हमारा क्या कहते हैं एक ऐसा व्यय होता है जिसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड जो सरकारी कर्मचारी को होता है उसको हम घटा देते हैं। इसके अलावा
प्रीमियम जो LIC का होता है, जो एक कर्मचारी करता उसको भी घटा देते हैं। उसके बाद सरप्लस और प्रॉफिट जो गवर्नमेंट या कह सकते हैं पब्लिक इंटरप्रेन्योरशिप प्राइजेज का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट और प्लस क्या करते हैं इसमें, ठीक है ना, जो सरप्लस होता है, सरप्लस जो होता है उसको सबको हम घटा देते हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट FC प्लस ट्रांसफरेबल पेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक डेब्ट माइनस क्या करते हैं, यहां से इन सब को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं और इसको क्या करते हैं, प्लस करके जितना भी आमदनी होगा वो प्राइवेट इनकम होगा। अब प्राइवेट इनकम अगर निजी क्षेत्र का निकल जाता है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर पर्सनल इनकम आसानी से निकल जाएगा, पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम क्या करते हैं, यहाँ पर प्राइवेट इनकम जितना भी होता है, प्राइवेट इनकम और माइनस कर देते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स और माइनस क्या करते हैं, ऐसे भुगतान को भी घटा देते हैं जो एक तरह से कह सकते हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूट ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूट जो पेमेंट होता है, पेमेंट उसको भी क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पर्सनल इनकम हो जाता है। अर्थात एक साल में जो वैध तरीकों से एक व्यक्ति का इनकम होता है, जिसमें ठीक है NNP एट FC प्लस ट्रांसफरेबल पेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक डेब्ट, उसमें ये सारे चीज को प्रोविडेंट फंड, प्रीमियम ऑफ LIC और पब्लिक सेक्टर का जो प्रॉफिट और सरप्लस होता है उसको घटाने के बाद जो बचता है वही प्राइवेट इनकम होता है। अब उस प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स और एक और चीज होता है जो कहते हैं अंडर डिस्ट्रीब्यूट पेमेंट, जो सरकार का अंडर डिस्ट्रीब्यूट पेमेंट होता है, उसको अगर हम निकाल देते हैं तो वो हमारा प्राइवेट पर्सनल इनकम हो जाता है। अब अगर पर्सनल इनकम प्राप्त हो गया तो एक और आय होता है डिस्पेसेबल इनकम, डिस्पेसेबल इनकम, इसको हिंदी में कहते हैं व्यय योग्य आय। अर्थात व्यय योग्य आय कौन सा यह आय होता है, एक साल का जो पर्सनल इनकम है, उस पर्सनल इनकम में से DI बराबर हम निकाल रहे हैं, DI बराबर एक साल का पर्सनल इनकम जो पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम में से घटा के निकाले हैं, उसमें क्या करते हैं, टोटल डायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं और फिर और घटा देते हैं क्या, जो फाइन होता है, फाइन्स प्लस फी जो होता है, ये फी जो है सरकार को या किसी कंपनी को जो हम फी देते हैं उसको घटा देते हैं। जो शेष बचता है वही हमारा क्या, कौन सा इनकम होता है, डिस्पेसेबल इनकम, व्यय योग्य आय। अर्थात किसी भी सूरत में हम प्राइवेट इनकम को या पर्सनल इनकम को 100% खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सरकार के द्वारा डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, साथ ही साथ सरकार के द्वारा या सरकारी संस्थाओं के जो नियम होते हैं उसके उल्लंघन करने के बाद जो हमें पेनल्टी या दंड जुर्माना लगता है, उसको अगर निकाल देते हैं उस प्राइवेट इनकम में से, निश्चित तौर पर जो शेष बचता है वही हमारा डायरेक्ट डिस्पेसेबल इनकम होता है। तो वैसे डिस्पेसेबल इनकम दो तरह का होता है, एक नेशनल डिस्पेसेबल इनकम और दूसरा होता है प्राइवेट डिस्पेसेबल इनकम, जो पर्सनल डिस्पेसेबल इनकम है, व्यय योग्य आय। तो निश्चित तौर पर आज हम लोगों ने क्या देखा, नेशनल इनकम के इक्वेशन को, जीडीपी के इक्वेशन को, एनडीपी के इक्वेशन को, जीएनपी के इक्वेशन को, एनएनपी के इक्वेशन को, पर कैपिटा इनकम के इक्वेशन को, प्राइवेट इनकम के इक्वेशन को, पर्सनल इनकम के इक्वेशन को, और लास्ट देखे हैं डिस्पेसेबल इनकम के इक्वेशन को, अर्थात डीआई को। डीआई बराबर पीआई माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस फाइन्स माइनस फीस।
ठीक है। तो ओके, आप उम्मीद करते हैं ये सारे इक्वेशन को आप बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। वैसे हम पर सभी इक्वेशन को जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था, राष्ट्रीय आय का धारणा को वर्णन किया था, उस धारणा में हम बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशन के साथ एक पर एक एक करके इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सारे इक्वेशन को एक साथ बताया। ओके, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे तरह से आप समझ गए में आया होगा। और अब अगर आप सवाल बनाते हैं, अभी हाल ही में जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें इकोनॉमिक्स पोर्शन का जो खास करके नेशनल जो इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन होगा, उसमें जब अगर सवाल पूछता है तो आप उसको जरूर बनाइएगा। और अगर बनाते हैं और आप इससे सेल्फ लेते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और इसका रिमार्क हमें जरूर कीजिएगा। ओके, तो इसी के साथ हम आज के इस सेशन को खत्म करते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे। ओके, गुड नाइट।